हेलो बच्चों, का हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। इसमें जानेंगे कार्बन के गुणधर्म कि आखिर कार्बन के गुणधर्म में क्या क्या है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो आप जो बनाए हैं उसे नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिए ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये रहा आज का टॉपिक, कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, क्या है कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। पहला जो हमको समझना है दहन के बारे में। दहन क्या है समझिएगा। जब हम कार्बन ऑक्सीजन जब कार्बन ऑक्सीजन में दहन करता है तो क्या होता है, वह ऐसे ऊष्मा, प्रकाश और CO2 देता है। ठीक है, जैसे C+O2 क्या होगा, C+O2 क्या बनाएगा, C+O2 CO2 बनेबे करेगा लेकिन ये ऊष्मा तथा प्रकाश देगा। ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम्पल में कि CH4 मीथेन O2 से अभिक्रिया किया, CO2 + H2O ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, CO2 जल और ऊष्मा प्रकाश। समझ में आया। तो कार्बन को जब जलाएंगे तो ऊष्मा, प्रकाश और CO2 बनाता है हमेशा। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो स्वच्छ ज्वाला तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो यौगिक होता है वो काला धुआं देता है। ठीक है, मतलब जो गैस जलता है ना, गैस में देखो कि जब बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो बर्तन का जो तलवा होता है वो काला नहीं होता, लेकिन लकड़ी से खाना बनाते हैं तो काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस वाला है वो क्या है, संतृप्त है, और लकड़ी क्या है, असंतृप्त। कोई दिक्कत? आगे हमारे पास है अपूर्ण दहन की स्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कजली ज्वाला निकलेगी। मतलब कहने मतलब है कि अच्छी प्रकार से यदि आग नहीं निकलेगा, ज्वाला नहीं होगा, तो वो उससे क्या होगा, वह भी काला देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, घरों में गैस और केरोसिन के स्टोव से स्वच्छ ज्वाला निकलती है। गैस और केरोसिन से कैसा ज्वाला निकलता है, स्वच्छ ज्वाला। ठीक है, उसके बाद कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है, जो दहन से नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण को प्रमुख प्रदूषक। मैंने कोयला पेट्रोलियम जलाने से हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है क्योंकि उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण समझिएगा। दहन करने पर कार्बन यौगिकों से सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। जलाते हैं तो जो कार्बन यौगिक होता है वो सरलता से क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। इससे एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने में क्या होता है, आसानी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ समझिएगा, इथेनॉल को जब हम KMnO4 प्लस ऊष्मा से के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड। क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। संकलन माने एडिशन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्लेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोजन बनाता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में होने में मदद करता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया को होने में हेल्प करता है, वो क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। ठीक है, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता
है। वनस्पति तेल में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, CH2 मतलब क्या है, ये तुम्हारा इथीन है, जो निकेल के प्रेजेंस में क्या होगा, ये टूट गया, और टूटने से क्या हो गया, ये H2 दो ठो टूट गया, तो डबल बॉन्ड टूटने से सिंगल बॉन्ड बना गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, एक H इसके पास पहुँच गया, H इसके पास, तो बन गया CH3। ठीक है। उसके बाद जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है, जो हानिकारक होता है। कोई दिक्कत। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होता है। चूँकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन से संग्रहण होता है। क्लोरीन एक करके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापित करती है, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, CH4 अभिक्रिया कर रहे हैं Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH3Cl और HCl बन गया। ठीक है। अब समझते हैं एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसका गलनांक 156 केल्विन होता है, इसका क्वथनांक 356 केल्विन होता है। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। यह एक अच्छा विलायक, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ, सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधि बनाने में किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। उसके बाद शुद्ध एथेनॉल को थोड़ी सी मात्रा घातक होती है। जो शुद्ध एथेनॉल होता है वो थोड़ा सा भी मात्रा क्या होता है, घातक होता है। अभिक्रिया में देखिए, जब सोडियम से अभिक्रिया होगा क्या बनेगा, सोडियम से जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम प्लस इथेनॉल, तो क्या बनेगा, CH3CH2ONA प्लस H2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में क्या होता है, देख लीजिए, इथेनॉल गर्म सांद्र क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड 473 केल्विन, तो क्या बन गया, इथिन बन गया। क्या बन गया, इथिन बन गया, और H2O बाहर हो गया। अब है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसे एसिटिक अम्ल भी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस एसिटिक अम्ल 3 से 4% के विलयन में सिरका, जब है एसिटिक अम्ल में 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। ठीक है, इसका गलनांक 290, क्वथनांक 391। शीत के दिनों में यह जम जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। यह दुर्बल अम्ल होता है और इसका उपयोग अचार के परीक्षक के रूप में करते हैं, मतलब इसको उपयोग अचार को सुरक्षित प्रदान करने के लिए करते हैं। अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे ऐसे स्थिरीकरण को समझ सकते हैं, ये हमारा स्थिरीकरण है। ठीक है, एस्टर की गंध मृदु होती है, इसका उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है। एस्टर पुनः एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम लवण बनाता है, जिसे साबुनीकरण कहते हैं। साबुन होता क्या है, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर अभिक्रिया है। और क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथेनोइक अम्ल का बन जाएगा सोडियम इथेनोइक अम्ल H2O। कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो हमारा A बन जाएगा। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है वो समझिएगा। साबुन क्या होता है, सबसे पहले साबुन देखिए। साबुन जो होता है, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जिसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है। यह क्या होता है, निर्बल शोधन करता है। यह मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त होता है। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया करता है। इससे प्रदूषण होता है, क्योंकि यह जीवाणु से उपापचय से होता है, तो ये प्रदूषण युक्त होता है। अपमार्जक क्या है वो देखिएगा। यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं।
यह क्लोराइड तथा ब्रोमाइड आयनों से बनते हैं। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। यह कठोर जल में शोधन के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग शैम्पू तथा कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। इससे प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि ये जीवाणु से विघटित नहीं होता। इससे प्रदूषण नहीं होता, अपमार्जक से प्रदूषण नहीं होता है। शैम्पू तो कपड़े धोने के लिए जो बनाता है वो अपमार्जक होता है। ठीक, आगे समझने वाले हैं साबुन क्या है। साबुन की सफाई की क्रियाविधि को समझाना है या सब मिश्रण के निर्माण को समझाना है। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले साबुन का परिभाषा देंगे जो हम समझाए हैं। उसके बाद मिसेल क्या है, तो मिसेल जो होता है, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दो सिरे होते हैं। कितने सिरे, दो सिरे। एक सिरा जो जल में विलय होता है, ठीक है, एक सिरा जल में विलय होता है और इसे जिसे जलरागी कहते हैं। जल में जो विलय होता है जलरागी कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है वो जल विरागी होता है। ठीक है, ये हमारा फिगर है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, इस प्रकार से हमारा सफाई प्रक्रिया काम करता है। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा इस फिगर को। ठीक है, यहाँ पे जो छपा हुआ है, इसका जो अगला सिरा होता है जलरागी, जल में विलय होता है, और जो हाइड्रोजन सिरा होता है वो जल विरागी होता है। जब साफ करना शुरू करते हैं इस प्रकार होता है, धीरे 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 इस प्रकार रूप धारण करता है। और इसके सेंटर में जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैल जमा हो जाता है। ठीक है, पहला क्या है, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब उसके अणु अपने इस प्रकार व्यवस्थित कर लेता है कि साबुन का आयनिक भाग जल के अंदर और हाइड्रोजन का ठोस जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणु की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसे इसका हाइड्रोकार्बन भाग बाहर होता है। अणुओं का एक विशेष गुच्छ बनने के कारण मिसेल बनता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में जमा होता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बनने होते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेप नहीं होते हैं। अतः मिसेल में तैरने वाले मैल आसानी से हटाए जाते हैं। मिसेल प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं, अतः ये बादल जैसे दिखाई देते हैं। फैन जो होता है फैन बन जाता है, इसीलिए वो फैन जो बनता है वही वो क्या होता है, उसमें मैल होता है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो, सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि मतलब दारू पीने से क्या होता है, आदमी कैसे क्या चढ़ता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एथेनॉल का सेवन करते हैं, उससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, मतलब पाचन तंत्रिका जो प्रक्रिया कम हो जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उद्दीपन सामान्य, मतलब जो हमारा माइंड काम नहीं करने लगता इसी कारण से धीरे धीरे वो कंट्रोल करना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। एथेनॉल विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। अब मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म में उसी प्रकार अस्खलित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा अस्खलित हो जाता है। मतलब दारू पीने से हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो कमजोर होता है, काम करना बंद करता है, इसलिए नशा चढ़ जाता है और धीरे हमारा शरीर ऐसे काम करना बंद करता है। मेथनॉल चक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। उसके बाद औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, जिसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में अल्कोहल, गन्ना
सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस क्या होता है, मोलेसम सीरा बनाने का उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने की पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। अब यहाँ देखो, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। अब समझ सकते हैं कि कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्र से हुआ है, जो विभिन्न जैविक तथा भूजैविक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। कोयले लाखों वर्ष पुराना वृक्षों, वन तथा अन्य पौधों के अवशेष, समुद्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने का धरती की चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे और धीरे क्षय होने के कारण कोयला बन गया। तेल तथा गैस लाखों वर्ष क्या होता है, समुद्री तथा जीवों के अवशेष हैं। इनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद के रूप में ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण होता है। इसी बीच गद्द धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और यह पानी में स्पंज की तरह फंस गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम का जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीवों के अवशेष से बना होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आज इतना ही। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत मेहनत से बनाने का प्रयास किए हैं और आपके संपर्क आपके पास पहुँचाने का काम किए हैं। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक से जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।